यार आप में से ज्यादातर लोगों को यह तो पता होगा कि न्यूयॉर्क का एक पर्टिकुलरली सेक्शन है जो दुनिया के सबसे अमीर जगहों में से एक है। इसी जगह के ऊपर बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले बने हुए हैं और इन्हीं बंगलों के अंदर बहुत ही अमीर अमीर लोग रहते हैं। बट इसी फिफ्थ एवेन्यू नाम के एरिया के अंदर एक ऐसा बंगला भी बना हुआ था जिसका इतिहास इतना ज्यादा अजीब और इतना ज्यादा भयानक है कि इसी इतिहास को मिटाने के लिए सरकार को उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना पड़ा। यकीन मानिए एक बहुत ही बर्बाद चीज आपके सामने मौजूद है। आप उसको अपना सहारा देकर दोबारा से खड़ा कर दीजिए। इसको दबाइए, लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। 9 मार्च 1947 की रात को न्यूयॉर्क शहर के फिफ्थ एवेन्यू नाम के इस एरिया के अंदर बने हुए इस बंगले से एक आदमी काले रंग का कोट पहनकर अपने पूरे मुंह को ढककर इसी बंगले से बाहर निकला और जस्ट इस बंगले के साइड में मौजूद इस फुटपाथ से आगे की तरफ जाने लगा। अब ये जो आदमी इस बंगले से बाहर निकला था ये कोई और नहीं बल्कि 61 साल का लैंगले कोलियर, जो कि अपने टाइम का बहुत ही ट्रेंड इंजीनियर, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक आर्टिस्ट और बहुत ही पैसे वाला आदमी था। बट पता नहीं ये अमीर आदमियों की क्या बीमारी है। ये अमीर तो होते हैं लेकिन अपनी अमीरी कभी दिखाते नहीं। ये बहुत ही अजीब से कपड़े पहनकर उस टाइम पर लैंगले कोलियर अपने बंगले से बाहर निकलकर तकरीबन 8 मील दूर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जाने वाला था और वहीं पर जाकर उसको एक बहुत ही अजीब सी जगह से एक बहुत ही खास चीज पिकअप करनी थी। और यकीन मानिए इतना पैसा होने के बाद भी इस आदमी ने कोई टैक्सी या फिर कोई गाड़ी को हायर नहीं किया, बल्कि ये 8 मील तक अपने घर से लेकर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क तक पूरी तरीके से पैदल ही जाने वाला था। और ये जो खास चीज वहां पिकअप करने के लिए गया था, ये खास चीज ये अपने लिए नहीं बल्कि अपने बड़े भाई होमर के लिए गया था, जो कि पूरे तरीके से बेड के ऊपर लेट चुका था। मतलब कि वो बीमार था, खुद चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए उसका छोटा भाई यानी कि लैंगले कोलियर यही उसकी पूरी तरीके से सेवा करता, उसका ध्यान रखता। और पूरे के पूरे बंगले में सोच कर देखिए, इतने बड़े बंगले में ये सिर्फ 2 ही लोग यानी कि लैंगले और होमर, यही दोनों भाई आपस में अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे थे। और साथ ही आधी रात के टाइम पर बाहर निकलने का मकसद सिर्फ उसका यही था ताकि कोई और उसे देखे ना, क्योंकि आस पड़ोसियों की नजर पूरे तरीके से उनके इसी बंगले के ऊपर थी। वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सभी लोग उनका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे। अब इसका रीजन आपको आगे पता लगेगा। बट उन सभी की नजर से बचते हुए लैंगले कोलियर अपने घर से बाहर निकला और छुप छुपाते हुए अपनी वॉक को पूरा करने लगा। चलते चलते रात के तकरीबन 2 बज चुके थे और फाइनली लैंगले अपनी उस जगह पर पहुंच चुका था, यानी कि एक कूड़े के ढेर पर पहुंच चुका था। सोचकर देखिए ये आदमी, इतना पैसे वाला आदमी, अपने घर से 8 मील दूर चलकर पैदल एक कूड़े के ढेर पर आया। उसने अपनी जेब में रखा हुआ एक पॉलीथीन बैग निकाला और उसी पॉलीथीन बैग में उसने कूड़े के ढेर के अंदर से बहुत ही खास चीजों को चुगना शुरू कर दिया, छाटना शुरू कर दिया। और जब उसको वो सारी चीजें मिल गई, उस सारी चीजों को अपने बैग में डालकर बैग को सील करके सीधा अपने कंधे के ऊपर टांग कर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा। इसके तकरीबन 11 दिनों बाद यानी कि 21 मार्च 1947 के दिन दोपहर के टाइम पर इसी बंगले के पास में मौजूद एक पुलिस स्टेशन में वहां फोन बजा और जैसे ही वहां मौजूद उस पुलिस अधिकारी ने फोन उठाया, दूसरी तरफ लाइन पर मौजूद था चार्ल्स स्मिथ नाम का एक व्यक्ति। और इसी चार्ल्स स्मिथ नाम के व्यक्ति ने पुलिस वालों को बताया कि जनाब, इस लैंगले कोलियर का जो बंगला है, इस बंगले के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। और जैसे ही ये चीज उस पुलिस वाले ने सुनी, उस पुलिस वाले के कान खड़े हो चुके थे। असल में इस बंगले से रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे र्यूमर्स आसपास के एरिया में फैले हुए थे और इन्हीं सारी र्यूमर्स को पुलिस वालों ने भी सुना था। तो जैसे इस आदमी ने, चार्ल्स ने, पुलिस वालों को बताया कि जनाब इस घर के अंदर लाश पड़ी हुई है, तो पुलिस वालों को उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आया कि हाँ भाई बताओ कैसे लाश पड़ी हुई है, तुमको कैसे पता। लेकिन इन सभी बातों का जवाब देने की बजाय चार्ल्स ने अपना फोन रख दिया और वो फोन कट चुका था। पुलिस वाले ने भी अपना फोन रख दिया और जस्ट वो पुलिस वाला सोचने लगा कि आखिर इस आदमी को कैसे पता कि उस घर के अंदर एक लाश पड़ी हुई है, और दूसरी बात आखिर वो लाश है किसकी। असल में जो घर बना हुआ था लैंगले कोलियर का और उसके बड़े भाई होमर का, ये एक बहुत ही अजीब सा घर। आमतौर पर हम अपने घरों के अंदर खिड़कियां बनवाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, बट इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बहुत ही अजीब रूप से सील कर रखे थे। उन सभी खिड़कियों के शीशे, उन सभी की ग्रिल्स वगैरह टूट चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, और उन सभी को तोड़ तोड़ कर, खुद से ही तोड़ तोड़ कर इन दोनों भाइयों ने अपने घर की खिड़कियों के ऊपर अखबार लगा दिए, गत्ते लगा दिए, कूड़ा लगा दिया, जो मन आया
वो सारा कुछ इन्होंने अपनी खिड़की दरवाजों पर लगा दिया, बस ये सोच कर कि हमारे घर की न्यूज़ या फिर हमारे घर के अंदर कोई झांक ना सके या फिर हमारे घर की बात बाहर तक ना जाए और पड़ोसी हमारे घर के अंदर झांक ना सके। अब क्योंकि ये सारी बातें उस पुलिस वाले को पता थी जिसके पास वो कॉल आया था चार्ल्स का, तो ये सारी चीज़ उसके माइंड में घूमने लगी। लेकिन अब क्योंकि उस कॉलर ने यानी कि चार्ल्स ने ये नहीं बताया कि वो लाश किसकी है और उसको कैसे पता, तो इस पुलिस वाले को कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ इसकी बातों के ऊपर, क्योंकि पहले भी ऐसी ऐसे र्यूमर्स, ऐसी अफवाहें पुलिस वालों के पास आती रही हैं कि इस घर के अंदर कुछ अजीब चल रहा है, आप जाकर देखें। बट पुलिस वालों को अंदर कुछ भी अजीब नहीं दिखता। इसलिए अब की बार फिर से इस पुलिस वाले ने एक पूरी की पूरी टीम भेजने की बजाय सिर्फ एक पुलिस वाले को जो वहां पर खाली बैठा हुआ था उसको कहा कि यार एक बार तुम जाकर उस घर पर वेलनेस चेक करके आओ। असल में अमेरिका के अंदर पुलिस वालों को भेजकर वेलनेस चेक करवाया जा सकता है, जिसके अंदर पुलिस वाले किसी भी घर पर जाते हैं, उस घर के अंदर मौजूद व्यक्तियों से, उस घर के अंदर मौजूद परिवार वालों से वो पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे घर के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, तुम्हारे घर के सारे परिवार मेंबर्स कहां पर है, उन सभी की खोज खबर दो। इसलिए यही वेलनेस चेक करने के लिए इस पुलिस वाले ने अपने साथी को कहा कि यार एक बार जाकर देख के आओ, कॉल आई है तो अब रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा। तो वो दूसरा पुलिस वाला अपनी गाड़ी उठाकर सीधा चाँव चाँव करते हुए इस घर पर पहुंचा, यानी कि लैंगले कॉलियर के घर पर पहुंचा। और 21 मार्च की शाम होते होते वो पुलिस वाला लैंगले कॉलियर के घर के बाहर कुछ ऐसे खड़ा होकर इस पूरे मेंशन को देखने लगा। अब जैसे वो देख रहा था उसको भी अजीब सा फील हुआ, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे बहुत ही अजीब रूप से सील कर रखे थे, कहीं फट्टियां लगा रखी हैं। वो अपने माइंड में सोचने लगा कि यार ये इतने पैसे वाले लोग हैं, इतना पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, अंधा पैसा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने घर में नए खिड़की दरवाजे क्यों नहीं लगा रखे। खैर छोड़ो, वो बाद की बातें हैं। वो ये सारी बातें माइंड में रखकर सीधा पुलिस वाला उस घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा और ऊपर जाते ही उसने देखा कि इस घर का मेन दरवाजा जो कि एक सिंगल डोर है, वो दरवाजा अंदर से बंद है। तो जैसे ही उस पुलिस वाले ने उस दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, वो वेट करने लगा कि अब कोई अंदर से आएगा और इस दरवाजे को खोलेगा जिससे मैं बात करूंगा। बट काफी देर तक खटखटाने के बाद वो दरवाजा नहीं खुला, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। ये पुलिस वाला इस दरवाजे पर कान लगाकर आराम से सुनने लगा कि क्या कोई अंदर मौजूद भी है या नहीं, क्या किसी की अंदर से खटपट की आवाज आ रही है या नहीं, या फिर कोई अंदर हो और मेरा रिप्लाई ना कर रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या। बट अंदर एकदम शांत, अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। तो पुलिस वाले को और ज्यादा टेंशन होने लगी। उसने फिर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन अब की बार फिर से अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई, जिसके वजह से वो पुलिस वाला ऑब्वियसली परेशान हो चुका था। अब क्योंकि उसको वेलनेस चेक के लिए यहां पर भेजा गया था, तो उसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी और उसको इस घर के अंदर जाकर देखना था कि क्या इस घर के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। अब अंदर जाने के लिए उसको ये दरवाजा क्रॉस करना था, इसलिए इस दरवाजे को तोड़ना ही उस टाइम पर उसने जरूरी समझा। तो उसने जोर जोर से इस दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो धक्का मारते मारते जोर जोर से चिल्ला रहा था कि क्या कोई अंदर है, अंदर है तो मेरा रिप्लाई करो वरना मैं दरवाजा को तोड़ दूंगा और तोड़कर अंदर आऊंगा। लेकिन अंदर से किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। असल में पूरा का पूरा घर लैंगले और उसके भाई होमर के पिता उन्होंने बनवाया था, और इस पूरे घर को बनवाते टाइम उन्होंने बहुत ही खास ध्यान रखा था खुद को आइसोलेट करने का। मतलब कि वो नहीं चाहते थे उनके परिवार के अंदर कोई ताक झांक करे। और जैसे ये चीज उनकी पत्नी यानी कि लैंगले की मां को पता लगी तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। उन्होंने अपने पति से बात करने की कोशिश करी कि यार पड़ोसियों से तो रिश्ता रखना ही पड़ता है, बाहर भी देखने का मन करता है कि बाहर क्या चल रहा है, हमें पता होना चाहिए बाहर की दुनिया का। बट लैंगले के पिता एक डॉक्टर थे और हर रोज जब भी वो अपने काम से घर पर वापस आते तो वो अपने साथ बहुत सारे जार्स लेकर आते, कंच के डब्बे, और उन कंच के डब्बों के अंदर कुछ और नहीं बल्कि इंसानी शरीर के हिस्से हुआ करते थे। किसी का पैर काट कर रखा हुआ है उस जार के अंदर, किसी का दिल है, किसी का फेफड़ा है। वो अलग अलग पार्ट्स को डेली अपने घर पर लेकर आते और उन्हें सारे के सारे घर में सजा सजा कर रखते। पूरा का पूरा घर लिटरली इंसानी शरीर के भागों से भर चुका था। असल में यहां लैंगले के पिता अपने घर को एक अस्पताल जैसा बनाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि उस टाइम पर जो टीबी के मरीज हैं जिनका इलाज नहीं है, वो उनकी देखरेख अपने घर के अंदर रखेंगे। और जैसे ये चीज लैंगले की मां को पता लगी कि उसका पति यानी कि लैंगले का पिता अपने घर को ही हॉस्पिटल बनाने वाला है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने लैंगले के पिता को तुरंत ही लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ये चीज हुई ऑब्वियसली अब वो घर तो हॉस्पिटल बनने वाला नहीं था। जिसके बाद लैंगले की मां ने ही इन दोनों बच्चों की देखभाल करी और बड़ा भाई यानी कि होमर, उसने भी डिग्रियां हासिल करी अलग अलग जगहों पर जाकर। वो असल में एक वकील बन चुका था और अपना करियर वकील के तौर पर ही आगे बढ़ाने वाला था। उससे 5 साल छोटा लैंगले, उसने भी अलग अलग 2 डिग्रीज करी, एक केमिस्ट्री के अंदर और एक इंजीनियरिंग के अंदर। यानी कि वो एक इंजीनियर भी था और एक साइंटिस्ट भी बन चुका था। और ना सिर्फ एक साइंटिस्ट था बल्कि लैंगले एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट भी था। जी हाँ, इतना बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट कि उसने अपने शोज करने शुरू कर दिए। बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स के अंदर लोग उसका शो
शो सुनने के लिए आ रहे थे, उसका म्यूजिक देखने के लिए आ रहे थे और बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी लैंगले को मिलने लगी। बट इतना ज्यादा बेशुमार पैसा होने के बाद भी इन दोनों लड़कों को यानी कि लैंगले और होमर को कोई भी लड़की नहीं मिली जिससे वो शादी कर सके। और जैसे ही उसकी मां की भी डेथ हुई, अब ये दोनों के दोनों भाई यानी कि लैंगले और होमर इस पूरे के पूरे इतने बड़े घर के अंदर अकेले रह चुके थे। और जैसे ये अकेले रहना इन्होंने शुरू किया, वो अकेलापन इनका बढ़ता ही गया। इन्होंने बाहरी दुनिया से लिटरली पूरे तरीके से अपना रिश्ता कट कर दिया, सारी खिड़की दरवाजे सील करने शुरू कर दिए ताकि बाहरी लोग इनके घर के अंदर ताक झांक ना कर सकें। बट टाइम आ चुका था 1933 का, यानी कि तकरीबन 14 सालों पहले, जब वो पुलिस वाला इस घर पर आया था इस घर का वेलनेस चेक करने के लिए। तकरीबन 14 सालों पहले होमर, जो कि उस टाइम पर अपने घर ही मौजूद था 1933 में, उसी दिन अचानक से उसके शरीर में एक दौरा पड़ा और उस दौरे की वजह से होमर पूरे तरीके से अंधा हो चुका था। अब ना सिर्फ वो अंधा हुआ था बल्कि उसके शरीर के अंदर और भी बहुत सारी बीमारियां अब जन्म लेने लगी थी। अब क्योंकि वो उस टाइम पर वकील की प्रैक्टिस कर रहा था, अब पूरे तरीके से अंधा होने की वजह से उसने अपनी वकालत को छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगा। अब क्योंकि वो घर पर अकेला था, उसकी किसी को देखभाल भी करनी थी, तो इसीलिए बेचारे छोटे भाई लैंगले ने भी अपना पूरा का पूरा करियर छोड़ दिया। उसने सारे शोज करने छोड़ दिए, सारी जॉब्स जो कर रहा था घर पर बैठकर भी, वो भी सारी करनी छोड़ दी और सिर्फ अपने बड़े भाई की सेवा में लग गया, क्योंकि उसे पता था कि वही है जो अपने बड़े भाई की देखभाल सही से कर सकता है। इन दोनों ने पूरे तरीके से खुद को घर में सील कर लिया, बाहर आना जाना बंद कर दिया और साथ ही जो भी बिजली पानी का खर्चा था, बिजली पानी के बिल्स इन्होंने भरने बंद कर दिए। अब क्योंकि सरकार के पास बिल्स नहीं पहुंच रहे थे तो सरकार ने इस घर की बिजली पानी सब कुछ काट दिया, फोन लाइंस कट हो चुकी थी। लेकिन अभी भी इन दोनों भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लैंगले ने जस्ट अपने घर में जो गाड़ी मौजूद थी उस गाड़ी का इंजन बाहर निकाल के उससे जनरेटर बना लिया और उसी जनरेटर से ना सिर्फ वो धरती के नीचे वाला पानी निकालता बल्कि उसी जनरेटर से इस पूरे के पूरे घर के अंदर बिजली भी सप्लाई की जा रही थी। बट टाइम आ चुका था तकरीबन 1940 के आसपास का, जब इस घर के ऊपर सरकार की नजर पड़ी कि ये घर अपना हाउस टैक्स नहीं भर रहा है। तब यहां पर एक पूरी की पूरी टीम, सरकारी टीम इस घर पर पहुंची। उन्होंने कहा कि हम आपके घर को सील करने के लिए आए हैं क्योंकि आपने हाउस टैक्स नहीं भरा है, मतलब अब ये घर सरकार का हो चुका है और सरकार इसकी नीलामी करेगी। बट इससे पहले कि ये सब कुछ हो पाता, लैंगले ने इस पूरी टीम को अपने दरवाजे पर ही खड़ा रखा, कहा कि तुम यहीं पर खड़े हो जाओ, मैं अभी आया। उसने एक दरवाजा बंद किया, अपनी अलमारी में गया, वहां से चेक बुक निकाली, चेक भरा, वो भरा हुआ चेक पूरा का पूरा सरकारी टीम के ऊपर देकर मारा, लो पकड़ो अपना चेक, यहां से दफा हो जाओ और मेरे घर पर वापस कभी मत आना। उसने दरवाजा बंद किया और वापस ये दोनों भाई अब अकेले रह चुके थे। सो अब तक आपको इस पूरे के पूरे घर का और इस घर के अंदर रहने वाले लोगों का इतिहास समझ आ चुका होगा कि ये किस तरीके की फैमिली थी। सो अब चलते हैं वापस 14 साल आगे, जब वो पुलिस ऑफिसर इस घर के दरवाजे को खटखटाता हुआ उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको अंदर जाकर इस घर का वेलनेस चेक करना था। बट उसने अपने कंधे से इस दरवाजे को तोड़ते हुए चिल्लाना भी शुरू किया कि अगर अंदर कोई है तो अभी भी बाहर आ जाओ, मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, मुझे जस्ट वेलनेस चेक करना है। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। उस पुलिस ऑफिसर ने और जोर लगाकर इस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया और लिटरली उस दरवाजे का लॉक टूट चुका था। बट जैसे ही वो लॉक टूटा वो दरवाजा खुल तो गया, बट इतना नहीं खुला कि कोई एक व्यक्ति उसके अंदर जा पाए। तो जैसे ही ये चीज उस पुलिस वाले ने नोटिस करी, उसने दरवाजे को पकड़ के पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया कि यार ऐसी क्या चीज है जो इस दरवाजे को पूरे तरीके से खुलने से रोक रही है। बट उसको कुछ भी दिखा नहीं, तो उसने दरवाजे को पकड़कर अपनी मुंडी को अंदर डालकर अंदर झांकने की कोशिश करी कि इस दरवाजे के आगे क्या अटका हुआ है। और तब उसके सामने आई एक बहुत ही बड़ी दीवार जो इस दरवाजे के जस्ट आगे बनाई गई थी, ताकि दरवाजा कभी पूरा खुले ही नहीं, और खुले तो सिर्फ अंदर से ही खुले। और जो व्यक्ति अंदर से बाहर आना चाहता है वही व्यक्ति इस दीवार को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ आ सकता था। यह दरवाजा कभी पूरा खुलने वाला नहीं था जब तक ये दीवार थी। जैसे ये चीज इस पुलिस वाले ने नोटिस करी, उसको समझ नहीं आया कि अपने घर के दरवाजे के आगे ऐसी दीवार कौन बनाता है। ये चीज उसको परेशान करने लगी, लेकिन फिर भी वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था कि कहीं से उसको कुछ दिख जाए। बट उसने एक चीज नोटिस करी, उसको कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन उसके नाक के अंदर बहुत ही अजीब सी स्मेल फील कर रहा था। वो जैसी स्मेल उसने फील करी, वो समझ चुका था कि नहीं यार, अंदर कुछ ना कुछ भसड़ तो जरूर मची हुई है, कुछ ना कुछ तो बीमारी है और वो मुझे देखना पड़ेगा। तब उसने अपने आप को बहुत ही एडजस्ट किया और उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिर भी दरवाजे के अंदर नहीं जा पाया। उसने सोच लिया था कि नहीं, वो तो नहीं जा पाएगा, इसलिए उसको अब यहां पर अपनी बैकअप टीम बुलानी पड़ेगी और सारे लोग मिलकर अब एक साथ इस घर के अंदर दाखिल होंगे। 6 पुलिस ऑफिसर्स की बैकअप टीम अब मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने सामने खड़े हुए इस पुलिस वाले से बात करी कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है। उस पुलिस वाले ने बताया कि ऊपर इस दरवाजे के आगे एक दीवार बनी हुई है और वो दीवार इस दरवाजे को खुलने नहीं दे रही, मुझे वेलनेस चेक करना है और घर के अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। यहाँ अंदर एक डेड बॉडी होने की हमें एक सूचना मिली है। तो सारे लोग मिलकर यानी कि सातों के सातों पुलिस
पुलिस ऑफिसर मिलकर अब इस दरवाजे को तोड़ने लगे, लेकिन वो दीवार इतनी ज़्यादा मजबूत थी और ये दरवाजा भी इतना ज़्यादा मजबूत था कि ना ही वो दीवार टूटी और ना ही वो दरवाजा टूटा। सातों के सातों पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ये सभी सीढ़ियाँ से बाहर निकले और बाहर आकर मेन रोड पर खड़े हो चुके थे। इन्होंने तुरंत ही फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी चाँव चाँव करते हुए अपने साथ सीढ़ी लेकर मौके पर पहुंच चुकी थी और वो सीढ़ी तुरंत ही लंबी करी गई, इस बंगले के सहारे लगाई गई और एक पुलिस ऑफिसर उस सीढ़ी के रास्ते चढ़ते हुए ऊपर इस बंगले के सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसने इस बंगले की खिड़की को पकड़कर उसके आगे रखे हुए सामान को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि अब कांच के शीशे तो थे नहीं, अजीब ही वो अखबार वगैरह थे, वो गत्ते वगैरह थे, वो लकड़ियां लगाई गई थी, फट्टियां लगाई गई थी। उन सभी फट्टियों को ही हाथ से तोड़ना शुरू कर दिया और अच्छी बात यह थी कि वो सारी की सारी लकड़ियां टूट भी गई, मतलब कि अब वो इस घर के अंदर आराम से देख सकता था। उस पुलिस ऑफिसर ने इस बंगले के सेकंड फ्लोर के अंदर इस खिड़की के रास्ते दाखिल किया और सारे के सारे नीचे जो 6 और पुलिस वाले खड़े थे वो भी सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़े और सभी के सभी अब इस पूरे के पूरे मेंशन के अंदर सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचे उन सभी को ये लगने लगा कि ये जो लाश वाली खबर मिली है ये बिल्कुल सच है। क्योंकि यहाँ पर एक लाश मौजूद थी और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि लैंगले के बड़े भाई होमर कॉलियर की थी। और होमर कॉलियर जिस पोजीशन में मरा हुआ था, मतलब कि वो एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, उसका मुंह नीचे की तरफ गिरा हुआ था, उसने अजीब से ही कपड़े पहने हुए थे। और ना सिर्फ ये चीज पुलिस वालों के लिए बहुत अजीब थी, बल्कि सबसे ज्यादा अजीब तो ये चीज थी कि इस होमर कॉलियर की कुर्सी के चारों तरफ बहुत सारे संतरे के छिलके गिरे हुए थे। अब ये चीज पुलिस वालों को समझ नहीं आई कि इतने सारे संतरों की ये क्या बीमारी है, ये क्या करता है, खाता है या फिर उगाता है, क्या करता क्या है, इतने सारे संतरे इसके पास क्या कर रहे हैं। पुलिस वालों ने होमर की लाश का जायजा लिया और ये चीज नोटिस करी कि यार इस लाश के अंदर से कोई ज्यादा बदबू तो नहीं आ रही, लेकिन इसके अलावा भी एक और बदबू है जो पूरे घर के अंदर फैली हुई है, बट वो बदबू होमर कॉलियर की लाश से तो नहीं आ रही। तो ये बदबू आखिर आ कहां से रही है? पुलिस वालों ने उसकी लाश को पकड़कर भी देखा तो वो लाश कुछ ज्यादा सड़ी हुई भी नहीं थी। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि होमर कॉलियर ज्यादा टाइम पहले नहीं मरा हुआ, कुछ घंटे ही हुए हैं इसको यहां पर मरे हुए, बट हमें इस बदबू का पता लगाना है। तो पुलिस वालों ने पूरे घर के अंदर ऊपर नीचे सारी जगह खंगालना शुरू कर दिया, बट उनको कहीं से भी ये पता नहीं लगा कि लैंगले कॉलियर यानी कि होमर का छोटा भाई वो कहां पर है, वो ऐसे ही इस घर के अंदर से कैसे गायब हो गया। क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था और होमर कॉलियर क्योंकि अब अंधा है वो तो चलकर खुद से दरवाजा बंद नहीं कर सकता, मतलब लैंगले कॉलियर घर के अंदर ही था, उसने घर का दरवाजा बंद किया होगा अंदर से, लेकिन वो हमें अभी तक इस घर के अंदर क्यों नहीं मिला। पूरे घर के अंदर अच्छे से जांच करने के बाद पुलिस वालों के माइंड में यह चलने लगा कि हो ना हो लैंगले कॉलियर ने ही अपने बड़े भाई होमर कॉलियर को मारा है और होमर कॉलियर को मारने के बाद वो अपने घर से बाहर निकला होगा किसी रास्ते और कहीं दूर जाकर फोन किया होगा चार्ल्स स्मिथ बनकर पुलिस वाले को कि हाँ इस घर के अंदर एक लाश पड़ी है, आप जाकर उस लाश को संभाल लो, और जस्ट ये फोन करके हमें टिप देकर यहां से भाग गया। बट ऐसा क्यों करेगा लैंगले कॉलियर? वो तो अपने बड़े भाई होमर की अच्छे से देखभाल कर रहा था, वो भी इतने लंबे टाइम से। जिसके बाद पुलिस वालों ने इस लाश को अपने कब्जे में लिया, लाश को घर से बाहर निकाला, एम्बुलेंस में डालकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया, इसका पोस्टमार्टम किया जाना था। दूसरी तरफ इस घर के अंदर पुलिस वालों ने एक पुलिस वाला परमानेंट इसी फ्लोर के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि उनको वेट था कि लैंगले कॉलियर कभी ना कभी तो इस घर में आएगा और जैसे ही आएगा हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उससे हमें बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। और दूसरा, पुलिस वालों ने 9 स्टेट अलार्म चला दिया, मतलब कि जो न्यूयॉर्क के चारों तरफ 9 राज्य पड़ते हैं अलग अलग, उन सभी राज्यों के अंदर पुलिस वालों के लिए अब लैंगले कॉलियर यानी कि होमर का छोटा भाई अब वो पूरे तरीके से एक वांटेड बन चुका था। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी इस मेंशन के पीछे पड़ चुके थे, इस बंगले के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि हो ना हो यहाँ होमर कॉलियर की लाश मिलने का मतलब है इसी घर के अंदर कोई ना कोई सबूत मिलना चाहिए जो ये पता लगाएगा कि आखिर होमर कॉलियर के साथ क्या हुआ है। क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस घर के अंदर इतना कुछ हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये स्ट्रीट यानी कि 5th एवेन्यू बहुत ही रिच रहा है, बहुत ही लंबे टाइम से। इस एरिया में कोई भी दुर्घटना होना मतलब कि बहुत बड़ी सुर्खियां बनना। सभी के सभी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स इस मेंशन में जा जाकर, इस बंगले में जा जाकर अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। और फाइनली 8 अप्रैल 1947 के दिन यानी कि 19 दिनों बाद जब पुलिस वालों को होमर की लाश मिली थी,
8 अप्रैल के दिन दोपहर के टाइम पर पुलिस वालों को एक बहुत ही बड़ा सुराग मिला और ये सुराग था जो इस पूरे के पूरे केस को अब सुलझाने वाला था। 21 मार्च 1947 के दिन जब वो पुलिस वाला आकर इस दरवाजे पर खटखटा रहा था, उसको वेलनेस चेक करना था, इस घर के अंदर जाना था, बट जैसे उसने वो दरवाजा तोड़ा, वो एक दरवाजा दीवार से जाकर टकराया। असल में वो दीवार आम चीजों से नहीं बनाई गई थी, यानी कि सीमेंट रोड़ी क्रेशर से नहीं बनाई गई थी, ईंटों से नहीं बनाई गई थी। वो दीवार असल में कचरे से बनाई गई थी, पूरे तरीके से कबाड़ से। मतलब कि इस घर का जितना भी कबाड़ था वो सारे कबाड़ को इकट्ठा करके मोड़ तरोड़ के अच्छे से प्रेस करके उस सारे कबाड़ को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगाया गया और उसी से वो दीवार बनाई गई। लिटरली अब आप सोच कर देखिए थोड़ा सा, ना सिर्फ ये दीवार यहां पर इस कचरे से बनाई गई थी, बल्कि इस पूरे के पूरे बंगले के अंदर सिर्फ और सिर्फ कचरा ही भरा हुआ था। हर तरीके का कचरा, जूस के कैन, पॉलीथीन्स वगैरह और अजीब अजीब चीजें, जितना भी कचरा आप सोच सकते हैं। एक कबाड़ खाने में आपको इतना कबाड़ नहीं मिलेगा जितना इस इतने अमीर लोगों के बंगले के अंदर भरा हुआ था। और उन सभी कचरों से ही यहां बहुत ही अजीब अजीब चीजें बनाई गई थी। यहां पर रहने के लिए तो स्पेस था ही नहीं। होमर कोलियर जहां पर बैठा हुआ था, जहां उसकी वो कुर्सी लगी हुई थी, उसके आसपास ना सिर्फ वो ऑरेंज के संतरे के छिलके पड़े हुए थे, बल्कि बहुत सारा कबाड़ भी पड़ा हुआ था। और उन कबाड़ के अंदर से ही सुरंगें बनाई गई थी अंदर बाहर आने जाने के लिए। इस घर के अंदर कितना कबाड़ मौजूद था इसका अंदाजा तो आप यहीं से लगा लीजिए कि तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा पुरानी किताबें यहां से निकाली गई। इसके अलावा जो लैंगले के पिता ने बहुत सारे कंच के जार्स के अंदर बहुत सारे ह्यूमन पार्ट्स जमा किए हुए थे और वो अनगिनत जार्स भी यहां से निकाले गए, जिनकी दीवारें बना बनाकर, सुरंगें बना बनाकर उनको सेट किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा कौन सा माल फूका हुआ था जो वो ऐसी ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। तो असल में जैसे ही लैंगले और होमर के पिता की मौत हुई और उसकी मां की भी मौत हुई, उसके बाद से ही इन दोनों भाइयों को जस्ट ऐसा लगने लगा कि जैसे कभी ना कभी वो दिन आएगा जब ये बाहर रहने वाले लोग, उसके आस पड़ोसी लोग, उनका पैसा चुराने के लिए उनके घर में घुस जाएंगे। बेशक वो बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने अपने घर को एक घर ना रहकर बल्कि भूल भुलैया बना दिया। सारे घर के अंदर अलग अलग अजीब अजीब कबाड़ की दीवारें बना डाली और उन दीवारों के अंदर से ही सुरंग पास हो रही थी। और इन सुरंगों के अंदर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लैंगले और होमर को ही पता था। और ये जो टनल्स इन्होंने बनाई हुई थी, इन टनल्स के अंदर भी एक अलग ही जाल बनाया गया था। जी हां, इन टनल्स के अंदर बहुत सोच समझकर दीवारें बनाई गई थी और ऐसा कुछ सिर्फ और सिर्फ लैंगले को ही पता था या फिर उसके भाई होमर को पता था। अगर इसके अलावा कोई भी अनजान व्यक्ति इन टनल्स के अंदर घुसता तो ऑब्वियसली वो इधर उधर हाथ पैर टच करता अपने, और अगर वो टच करता तो एक कबाड़ से बनाई हुई सुरंगों की दीवारें ये सारी की सारी उसके ऊपर ही आ जाती। तो असल में 9 मार्च 1947 की रात को जैसे ही लैंगले अपने घर से वो कोट पैंट डालकर, एक अजीब सा सूट डालकर अपने घर से बाहर निकला और 8 मील दूर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में गया। वहां पर वो कूड़े के ढेर के अंदर कुछ खास चीज ढूंढ रहा था और असल में वो खास चीज कुछ और नहीं बल्कि संतरे ही थे। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे अजीब आदमी है, कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनके पास इतना पैसा है और फिर भी अपने पैसों को खर्च ना करके उस कूड़े के ढेर के अंदर ये लैंगले संतरे खोजने जा रहा है। बट हाँ, लिटरली ऐसा ही था। हफ्ते में 2 से 3 रातों में लैंगले खुद अपने घर से बाहर निकलता, अपने साथ थैला लेकर सीधा उस कूड़े के ढेर के ऊपर जाता और उस कूड़े के ढेर के बराबर में ही बहुत बड़ी जूस की दुकान थी। अब आप यहां समझ रहे होंगे, जूस की दुकान थी, उसके बराबर में ही ग्रोसरी स्टोर था और वो जो अपने पास जो संतरे उनके बच जाया करते थे वो बाहर अपने कूड़े के ढेर में डंप कर रहे थे। और उन्हीं कूड़े के ढेर के अंदर से वो बचे हुए संतरों को उठा उठाकर लैंगले अपने थैले में डालकर सीधा घर लेकर आता। अब आप कहेंगे कि संतरों की क्या बीमारी है, ये संतरे उसके किस काम के? तो असल में लैंगले अपने भाई की बहुत बहुत लंबे टाइम से देखभाल करता आ रहा था और इन्हीं देखभालों के बीच वो रिसर्च भी कर रहा था अपने ही पिता द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबों की। उन्हीं किताबों को पढ़ पढ़कर उसको ये पता चला कि वो अपने भाई को संतरे खिला खिलाकर उसकी ये अंधेपन वाली बीमारी दूर कर सकता है। उसको ऐसा लगने लगा कि हाँ, उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और उसका भाई अगर बहुत सारे संतरे खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वो दोनों लोग वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगेंगे। और आपको इस बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि पिछले बहुत लंबे टाइम से, 9 मार्च 1947 से पहले बहुत लंबे टाइम से ये लैंगले अपने भाई को और कुछ ना खिलाकर सिर्फ और सिर्फ संतरे खिला रहा था, छील छील कर। और इसीलिए उस संतरे के छिलके
जब होमर की लाश मिली उसके कुर्सी के चारों तरफ बहुत सारे संतरों के छिलके छिले हुए मिले। ना सिर्फ लैंगले बल्कि होमर को भी लग रहा था कि अगर वो बहुत सारे संतरे खाएगा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, और इसलिए उसने अपने भाई लैंगले को मना नहीं किया। वो जस्ट कहता रहा कि हाँ, जितने भी संतरे लेकर आओ, मैं खाऊंगा और उससे मैं ठीक भी हो जाऊंगा। और जैसे ही 9 मार्च 1947 की रात को लैंगले अपने थैले में भरकर वो सारे संतरे लेकर वापस अपने घर पहुंचा, वो ऊपर गया सेकंड फ्लोर पर। वही उसने बाहर से दरवाजा खोला और सामने उसके दीवार थी, दरवाजा पूरा नहीं खुला। अब क्योंकि लैंगले तो बहुत ज़्यादा पतला सा था, वो उस दरवाजे में बीच में से क्रॉस होकर अंदर जाकर उसने दरवाजा वापस अंदर से बंद किया और वापस उन्हीं टनल्स वाले, उन्हीं सुरंगी रास्तों से होकर अब उसे अपने भाई होमर तक पहुंचना था। बट उसको अपने साथ संतरे भी लेकर जाने थे। तो एक्चुअल में उस रात यही हुआ होगा, ये एक थ्योरी ही है क्योंकि इसके अलावा तो कुछ और भी नहीं मिला। तो जैसे ही लैंगले ने अपना थैला संतरे वाला नीचे उतारा होगा, उस सुरंग में घुसने के लिए वो कबाड़ से बनी हुई सुरंगी रास्ते से होते हुए ही अपने भाई तक पहुंचने के लिए नीचे लेट लेट कर, क्योंकि अब वो सुरंग सिर्फ और सिर्फ 2 फुट चौड़ी ही थी, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि कैसे उसे लेट लेट कर नीचे से जाना पड़ा होगा। तो वो जैसे ही जाने लगा होगा, एंड में यहां पर उसने एक बहुत ही खतरनाक सा जाल इस टनल में बना रखा था। जी हां, मैंने आपको बताया कि इस कबाड़ के ढेर के नीचे बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स बनाए गए थे। अगर हम उनमें से किसी भी चीज को हिला दें तो सारी की सारी टनल की दीवार उसके ऊपर आ गिरेगी। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां बेचारे लैंगले के साथ ही हुआ। जैसे ही वो इस टनल को क्रॉस करते हुए एंड में जाकर पहुंचा, उसके हाथ से गलती से एक मेटल बॉक्स जो उस टनल के एंड पॉइंट पर, बिल्कुल एंड पॉइंट पर दीवार के नीचे लगा हुआ था, उससे गलती से वो मेटल बॉक्स टच हो गया होगा। और टच होते ही जैसे वो मेटल बॉक्स बाहर निकला, वो पूरा का पूरा तामझाम जो भी ऊपर मौजूद था, वो सारा कबाड़ सीधा लैंगले के ऊपर आ गिरा और लैंगले उसी कबाड़ के अंदर दब गया। बट लैंगले को तो इन सुरंगों के अंदर बाहर आने जाने की आदत थी, तो उससे ये गलती कैसे हो सकती है। बट इंसान ही है, गलती हो गई उससे उस टाइम पर। बेशक ये जो पूरा का पूरा कबाड़ लैंगले के ऊपर उस टाइम पर आकर गिरा होगा, ये बहुत भारी है, लेकिन ये किसी की जान नहीं ले सकता। ये जस्ट उस पर्सन को अपने नीचे दबा कर रख सकता होगा। और ऐसा ही कुछ यहां पर लैंगले के लिए भी हुआ होगा। लैंगले ने जैसे ही गलती से उस मेटल बॉक्स को टच किया होगा, पूरा का पूरा कबाड़ उसके ऊपर आकर गिरा और वो उसके नीचे ही दब गया। और वो भी अपने भाई से मदद के लिए चिल्लाता रहा होगा। सोच कर देखिए, उससे उसका भाई सिर्फ और सिर्फ 10 फुट दूर था। और एक्चुअल में जो 8 अप्रैल 1947 के दिन पुलिस वालों को क्लू मिला था, एक बहुत बड़ा क्लू जिसने इस पूरे केस को सुलझाया, वो यही था कि उनको उस दिन इस घर के कबाड़ के अंदर जांच करते हुए एक बहुत ही अजीब सी लाश मिली, एक कंकाल सा मिला। और ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि लैंगले का ही था। और उसके साथ ही एक थैला भी पड़ा हुआ था जिसके अंदर बहुत ही सारे सड़े हुए ऑरेंजेस से संतरे थे। बट यहां पर इतना ही नहीं था, बेचारे लैंगले की लाश उस टाइम पर चूहों द्वारा कुतरी जा चुकी थी, लगभग कुतरी जा चुकी थी। सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची हुई थी और थोड़ा बहुत मांस बचा हुआ था। लैंगले ने अपने भाई को मदद के लिए चिल्लाया होगा, क्योंकि वो उस कबाड़ के अंदर दबा हुआ था और खुद अकेला उस पूरे कबाड़ को नहीं हिला सकता था। बट लैंगले का भाई होमर, वो तो पूरे तरीके से उस टाइम पर चेयर के ऊपर बैठा था और वो उठ भी नहीं सकता। उसके स्ट्रोक से उसको पूरी बॉडी लगभग ढीली हो चुकी थी, उसको दिखता भी नहीं था कुछ। तो ऑब्वियसली वहां उसका बड़ा भाई होमर तो कुछ कर नहीं पाया। वो जस्ट अपने भाई की आवाजें ही सुन रहा होगा, रोते हुए चिल्लाते हुए लैंगले उसको बुला रहा होगा कि आ जाओ, मेरी मदद करो, मैं इसमें फंस चुका हूं। लेकिन होमर उस टाइम पर कुछ कर नहीं पाया। एक उम्मीद के हिसाब से काफी घंटों तक लैंगले चिल्लाता रहा होगा और फाइनली जो उसके ऊपर भार था, उस भार ने पूरी तरीके से लैंगले को क्रश कर दिया और उसकी उस कबाड़ के नीचे दबने से ही मौत हो गई। लिटरली वही कबाड़ की सुरंग जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई होगी, इन रास्तों को बनाया होगा अंदर बाहर जाने के लिए। अब बेचारा लैंगले तो मर चुका था, लेकिन उसका भाई अकेला इस पूरे घर के अंदर, जिसको कुछ दिखता नहीं है, जो खड़ा नहीं हो सकता, वो बहुत ज़्यादा वीक है। पिछले कई महीनों से वो सिर्फ ऑरेंजेस खाता रहा है, सिर्फ और सिर्फ संतरे खाता रहा है। उसकी बॉडी के अंदर कितनी ही एनर्जी होगी। और क्या आप इस बात के ऊपर भी विश्वास करेंगे कि पूरे 2 हफ्तों तक बेचारा होमर अपने भाई की लाश, जो कि उससे तकरीबन 10 फुट दूर ही है, वहीं उस लाश के पास 2 हफ्तों तक बैठा रहा अपनी कुर्सी पर और बाद में उसकी भी भूख से मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वाले 21 मार्च को ही इस घर के अंदर घुस चुके थे, तो उनको लाश पहले क्यों नहीं मिली। तो असल में इस घर के अंदर कबाड़ ही इतना सारा था कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि इस कबाड़ के नीचे एक लाश भी दफन हो सकती है, एक लाश इसके नीचे दबी हुई है। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि लैंगले की ही थी। उनको फर्स्ट इंप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ होमर की ही लाश मिली थी। और चार्ल्स स्मिथ, जिसने फोन किया था पुलिस वालों को एक लाश होने के बारे में, इस घर के बारे में बताया था कि इसके अंदर एक लाश पड़ी है, तो वो चार्ल्स स्मिथ बिल्कुल असली आदमी था और उसने किसी और
के लाश की बदबू नहीं सूंघी थी, वो लाश असल में लैंगले की ही थी। लैंगले की लाश मिलने के बाद भी तकरीबन 4 महीनों तक पुलिस वालों ने इस घर के अंदर अपनी जांच करी और उसके बाद पूरी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी गई, कोर्ट में भेजी गई और बाद में कोर्ट से ये ऑर्डर निकल कर आया कि नहीं, ये घर रहने के लिए सेफ नहीं है, इसको गिराना ही पड़ेगा। बट असल में बात सिर्फ यही थी कि कोई भी इसके इतने गंदे इतिहास के बारे में दोबारा याद नहीं करना चाहता था, इसलिए सरकार ने, अथॉरिटीज़ ने इस घर को गिरा देना ही ज़्यादा ज़रूरी समझा और फाइनली 4 महीनों बाद इस घर को बुलडोज़र से गिरवा दिया गया। और उसके बाद इसी जगह पर आज भी कॉलियर ब्रदर्स के नाम से एक पार्क मौजूद है जो आज भी यहाँ पर है, लेकिन इस ये पार्क कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसकी छोटी सी एक निशानी रखी गई है, इसके अंदर कुछ बेंचेस हैं बट ज़्यादा लोग आज इस पार्क के अंदर आते नहीं हैं। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है, क्या क्या इस घर के अंदर और मिला होगा। अगर आपको उसके बारे में जानना है, उस कबाड़ की फ़ोटोज़ देखनी है जहाँ पर एक्चुअल में लैंगले की लाश मिली थी, उन सभी की फ़ोटोज़ हैं, आज भी हिस्ट्री में संभाल कर रखी गई हैं, तो वो फ़ोटोज़ मैं आपको मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में, इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो मुझे आप वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट हिमांशु को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।